तो बच्चों देखो, हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप वन स्फीयर पढ़ चुके हैं। ग्रुप वन बेसिकली थिन सॉलिड थिन कंडक्टिंग स्फीयर्स हो या हॉलो स्फीयर्स हो, इन सभी को कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप वन स्फीयर की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, और ग्रुप टू की वजह से भी पढ़ लिया। इस बात को ध्यान देना कि जो ग्रुप टू में मैंने वेरिएबल डेंसिटी वाले जो क्वेश्चन कराए थे वो नीट के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो केवल एडवांस के लिए है और मेंस के लिए है। ठीक है, उसको नीट के बच्चे चाहे पढ़ें, थोड़ा कम भी देखेंगे तो भी चल जाएगा वो सब, लेकिन वहाँ पे नीट के बच्चों के लिए जो ज़रूरी है वो है कांस्टेंट डेंसिटी वाला ρr/3ε0। वो रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। बहुत सारे स्फेरिकल शेल्स हो तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो जैसे आज मैं बोलूँ आप सभी को कि मैं एक स्फेरिकल ग्रुप वन स्फीयर की वजह से बात कर रहे हैं। ग्रुप वन स्फीयर में आपको पता होगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर हो कंडक्टिंग कोई भी हो, या फिर नॉन कंडक्टिंग हो तो थिन हो, तो ये सब ग्रुप वन में आते हैं। तो ये सब रिज़ल्ट आप सभी को याद होगा। मैं मतलब एक बता दूं, जैसे कि अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट और बी पॉइंट, अंदर और बाहर। तो अंदर किसी दूरी पे मान लो वो दूरी आर है। अब आर कई बार बच्चे समझते हैं आर एक फिक्स्ड वैल्यू इतना ही है, नहीं, आर एक वेरिएबल सिंबल है। जैसे डिस्टेंस को एक सिंबल से डिनोट करते हैं वेरिएबल चीज़ को कि आर है, आर वेरी कर सकता है। आर अगर कैपिटल आर से कम हुआ तो वो अंदर वाला पॉइंट होगा, आर अगर यहाँ से ज़्यादा हुआ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर तब बाहर का पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें याद है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा होता है। अब यहाँ कैपिटल आर लिखने, स्मॉल आर मतलब वो आर अनंत हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू बहुत छोटी भी हो। सरफेस सबसे कम आर क्या होगा, रेडियस के बराबर, क्योंकि बाहर के लिए ये फॉर्मूला है। और वी ए जो होगा वो कांस्टेंट डेंसिटी होता है, KQ/R, रेडियस होता है अंदर कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है KQ/R, बाहर पॉइंट चार्ज के जैसा हो जाता है KQ/r। ये रिज़ल्ट हम सभी को याद है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये मेडिकल के बच्चों के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, समझ लो आ गया। और इंजीनियरिंग में मैं बता रहा हूँ ये बात आ गया तो आगे आपको कुछ भी पूछ लिया जाए, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आपको दिखाया जाए डराने के लिए, डरना नहीं है, आप एक लाइन में कर दोगे। अब मैं जैसे इसी में आपको बोलूँ बच्चों, एक सिंगल स्फीयर की वजह से तो आप लोग बता ले रहे हो, अगर कई स्फीयर हों, जैसे 2 का मैं करके दिखाऊं, 2 और 3 4 5 10 कितना भी हो, तो आप करना जानना चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको पूछ रहा हूं कि एक स्फीयर ये है और एक स्फेरिकल शेल ये है, थिन स्फीयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर कॉमन है। मैं दोनों के अंदर, जैसे इसका रेडियस R2 मान लो, इसका रेडियस R1 मान लो, तो 3 रीजन हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा सकता है। या दोनों स्फीयर के अंदर ये पॉइंट, जनरल कोई भी पॉइंट ए जो दोनों के अंदर है, दोनों के बीच में, एक के बाहर एक के अंदर, जैसे इस स्फीयर का नाम S1 बोलते हैं, इस स्फीयर का नाम S2, S1 के बाहर S2 के अंदर B पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ मतलब वो B रिप्रेजेंट कर रहा था हर पॉइंट के लिए, ये जनरल बात है, कहीं भी इस बीच में पूछ ले। C पॉइंट दोनों के बाहर, तो A पॉइंट के लिए देखो क्या करोगे,
किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना हो, तो आप ध्यान से समझिए लिखने का तरीका। पहले लिखने का तरीका सब लोग सीख लीजिए। ए पॉइंट पे लिखना है तो ए पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए कितने कारण हैं, जैसे मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो कारण कितने हैं आपको लिखने के, तो कारण देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2। तो अब आप बताइए ए पॉइंट S1 के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग याद किए हो, ग्रुप 1 स्फीयर है ये। ए को इंडिपेंडेंट देखो, एकदम भूल जाओ बी को, जब जिसकी वजह से लिखा करो उसको इंडिपेंडेंट देखा करो। ए की वजह से तो जीरो होना है, प्लस बी के भी अंदर है, ये अंदर जीरो होता है ना इसलिए, प्लस बी के भी अंदर है तो जीरो होगा, हो गया। वी ए, अब देखो क्यों ये जीरो जीरो लिखा, क्योंकि वो अंदर है, अंदर जीरो होता है। वी ए लिखना है तो ए पॉइंट S1 के अंदर है, VS1 प्लस VS2 S1 के अंदर है, तो S1 के अंदर होने का मतलब KQ1/R1 कांस्टेंट होता है ना, अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके लिए कांस्टेंट होता है, प्लस KQ2/R2। S2 के भी अंदर है, तो H2 के अंदर होगा, तो H2 की वजह से जो H2 की वजह से इसके पूरे के अंदर कांस्टेंट होगा पोटेंशियल, वो भी कितना होगा KQ2/R2। ये लिख लिया बी पॉइंट पर। अगर ए पॉइंट के लिए दोनों चीज़ होगा, बी पॉइंट के लिए देखो तो बी पॉइंट क्या है, ए स्फीयर S1 के बाहर है और H2 के अंदर है। हमेशा दोनों के लिए डिस्टेंस जो होगा किसी पॉइंट का वो तो कॉमन डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों का सेंटर एक ही जगह से। डिस्टेंस लिखते समय हमेशा सेंटर से मेज़र किया जाता है, तो सेंटर से कुछ r दूरी पे ये पॉइंट लिया गया है, r दूरी पे ये भी पॉइंट है और r ही दूरी पे ये भी पॉइंट है। r मतलब अलग अलग वेरिएबल डिस्टेंस को शो कर रहा है। a का मतलब क्या हुआ, r लेस देन R1 एंड r लेस देन R2, ये दोनों चीज़ है। बी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू R1 से ज़्यादा है, R2 से कम है, तभी तो बीच में रहेगा। चलो ज़रा बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना सिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए दो कारण होंगे, S1 और S2। आप बताओ मुझे S1 की वजह से क्या होगा, तो S1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, बी पॉइंट, क्योंकि S1 के बाहर है और पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग जानते हैं KQ1/R²। S2 की वजह से क्या होगा, तो S2 की वजह से जीरो होगा, क्योंकि वो अंदर है S2 के, क्योंकि S2 के अंदर है वो पॉइंट। और VB लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, VB लिखने का तरीका, VB इस पोटेंशियल लिखने का तरीका, बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने के लिए बी पॉइंट के बारे में ज़रा बताओ। V ड्यू टू S1 प्लस V ड्यू टू S2, तो 1 पे पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करोगे, पॉइंट A जो है S1 सॉरी पॉइंट B जो है S1 के बाहर है, तो बाहर के लिए पॉइंट चार्ज बन जाता है, स्मॉल r आ जाएगा। स्मॉल r का मतलब कांस्टेंट नहीं, ये दूरी जो है वो लिखा जाएगा सीधा सीधा B का, प्लस दूसरे के लिए कांस्टेंट रहेगा अभी भी, क्योंकि उसके अंदर है। ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए सबको। अब C पॉइंट के लिए देखा जाए तो C पॉइंट क्या है, R की वैल्यू R1 से भी ज़्यादा है और R की वैल्यू R2 से भी ज़्यादा है। तब C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, तो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E ड्यू टू S1 प्लस E ड्यू टू S2, KQ1/R² प्लस KQ2/R², KQ1 प्लस Q2/R²। अब खुद ही सोचो ना, बहुत दूर अगर निकल जाओगे तो आपको बस ये पूरा पास में रहने पे स्फीयर, कितने स्फीयर ये सब दिखेगा ना, बहुत दूर जाने पे आपको ये पूरा ओवरऑल एक पॉइंट के जैसा दिखाई देगा जिस पे दो चार्ज हैं।
टोटल चार्ज कितना है जहाँ पे Q1 प्लस Q2। पोटेंशियल लिखना है तो ये तो पॉइंट चार्ज के जैसा हो जाएगा, तो दोनों के लिए पॉइंट चार्ज KQ1/R प्लस KQ2/R, दोनों के लिए वही हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इसमें किसी को कोई कष्ट तो होना नहीं चाहिए। लिखने का तरीका इंडिपेंडेंटली एक एक की वजह से लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं जैसे आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे सरफेस का पोटेंशियल भी बता दो। जैसे मान लो ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है। जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1, पोटेंशियल ऑफ सरफेस 2, तो इसका मतलब है कि इस पोटेंशियल वो पॉइंट कहाँ पे ले लें, यहीं पे ले लें, वो पॉइंट कहाँ पे लें, यहीं पे ले लें। इसका मतलब यही हुआ, एक पॉइंट जो इस सरफेस पे लाई करो। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, सरफेस 1 का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करो, और उसके लिए तो वो पॉइंट देखोगे तो सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए क्या बन जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हो। सरफेस के लिए ये बाउंड्री पॉइंट है, इसको अंदर भी मान सकते हो, बाहर भी मान सकते हो। तो अंदर मान लोगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, KQ1/R1 प्लस ये S1 पॉइंट जो है दोनों बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, तो इसलिए कांस्टेंट होगा उसके लिए KQ2/R2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि S2 मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल बताओ, तो अब लिखने का तरीका पता ही है। इस पॉइंट का, इस सरफेस का बताने का मतलब इस पॉइंट का बता दो। तो ये पॉइंट S1 के बाहर है, तो कितना दूर पे है, R2 डिस्टेंस पे है। S1 पे S2 पे है, तो उसके लिए तो सीधा सीधा देखो ये भी हो गया। कल के दिन आपसे पूछ सकता है सरफेस 1 सरफेस 2 का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, कह सकता है कि अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम S1 to S2, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो दोनों जगह का पोटेंशियल पता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता ही लेंगे हम, हमें क्या कष्ट है। जैसे बच्चों मैं 3 स्फीयर लूँ, एक आखिरी क्वेश्चन करा दूँ इस पे। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3, यहाँ O सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया है Q0, इस पे चार्ज रख दिया गया Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट इस दो पूरे के तीनों के अंदर, जैसे इसको S1, इसको S2, इसको S3, तीनों के अंदर किसी पॉइंट पे A पॉइंट है, तीनों के अंदर हम बस रिप्रेजेंट कर R डिस्टेंस ही है, B पॉइंट है, ये दूरी स्मॉल r ही लोगे क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, C पॉइंट, और सबके बाहर D पॉइंट। एक जनरल लिखना सीख लो, मतलब सबके बाहर तो मतलब D पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है सबके बाहर कहीं भी। C पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर, इस पूरे रीजन में कहीं भी कोई पॉइंट हो। B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रीजन में कहीं भी की। C A इस पॉइंट में, ठीक है ना। तो मतलब A पॉइंट के लिए बात किया जाए तो जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। A पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि सबके अंदर, मतलब स्मॉल r की वैल्यू सबसे कम हो, R1, R2, R3 सबसे छोटा।
ये तो अब मुझे अगर ए पॉइंट पे लिखना हो पोटेंशियल, ए पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, चलो देखो पोटेंशियल लिखना है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो देखो कितने वजह से लिखोगे, वी क्यू नॉट की वजह से एक तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे लिखना होगा तो क्यू नॉट की वजह से एक होगा, प्लस एक S1 की वजह से होगा, प्लस एक S2 की वजह से होगा, प्लस एक S3 की वजह से। कारण कितने हैं, किसी इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो ये कितने चार्जेस हैं टोटल, एक क्यू नॉट है, एक S1 पे है, एक S2 स्फीयर, एक S3, चारों, तो सारे पॉइंट की वजह से मुझे पोटेंशियल बताना है। अब इन सभी पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है, तो चलो देखो अंदर किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट से कोई स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू नॉट बाई स्मॉल आर। बाकी S1 की वजह से क्या होगा, S1 के अंदर है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, के Q1 बाई R1, प्लस S2 की वजह से क्या होगा, तो S2 की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट होगा क्योंकि वो अंदर है पॉइंट, ठीक है ना। थोड़ा इसमें स्पेस नहीं बन रहा है तो मैं इसको इरेज करके सब एक साथ नहीं लिख रहा हूँ। एक एक करके ही पॉइंट दिखाते हैं। जैसे ए पॉइंट पे बच्चों बात कर रहे हैं, तो ए पॉइंट मतलब इनर मोस्ट पॉइंट, ए पॉइंट मतलब आर की वैल्यू सबसे छोटी है, R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 हो, सबसे छोटी है आर की वैल्यू। तो मुझे VA लिखना है, EA पहले लिखो, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे आसान जो होता है। EA तो पहले तो देखा कहीं भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बताना है बच्चों अपने, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q2 है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q3 है, तो इस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है तो EO लिखना होता है। तो इस कितने क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, ऐसे ही तो करते थे, सबकी वजह से लिखते थे ना। वैसे यहाँ पर भी करो कि किसी भी पॉइंट पर एकदम धैर्य के साथ कि किसी भी पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कारणों की वजह से, Q नॉट एक पॉइंट चार्ज, S1 की वजह से, प्लस S2 की वजह से, प्लस S3 की वजह से। अब बताओ Q नॉट की वजह से, तो Q नॉट से ए का डिस्टेंस के Q बाई, अब वो नहीं पता तो स्मॉल आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है तो स्मॉल आर मान लो, प्लस S1 की वजह से क्या होगा, तो S1 के अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जिसकी वजह से देखा करो तो बस उसी की वजह से देखा करो, बाकी सबको भूल जाया करो। S2 की वजह से, तो S2 के अंदर है इसलिए 0, S3 के अंदर है इसलिए 0 हो गया पोटेंशियल। देखो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। पोटेंशियल लिखने का तरीका, पोटेंशियल तो Q नॉट के लिए क्या होगा, Q नॉट के अंदर है के Q नॉट बाई स्मॉल आर, प्लस S1 के अंदर है, S1 स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखोगे तो S1 के अंदर है, तो अंदर के लिए क्या होगा, के Q1 बाई कैपिटल R1, S2 के अंदर है के Q2 बाई कैपिटल R2, S3 के अंदर है के Q3 बाई कैपिटल R3। ये लिखने का तरीका हो गया बहुत आसानी से, एकदम धैर्यपूर्वक। बी पॉइंट के बारे में बताओ, ये बी पॉइंट जो है R1 से ज़्यादा है, मतलब R1 से ज़्यादा है और किससे किससे कम है, R2 एंड R3 से कम है। अब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S3, इसको लिखने जाओगे तो Q नॉट की वजह से तो स्मॉल आर डिस्टेंस है के Q नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस के Q1 बाई आर स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ये Q1 की वजह से आर स्मॉल आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये तो बाहर है,
ठीक है ना। और इसके अंदर है इसलिए जीरो, इसके अंदर है ये पॉइंट का स्पेसिफिकेशन देखो S2 के अंदर है इसलिए जीरो, S3 के भी अंदर है इसलिए उसकी वजह से भी जीरो। पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिखना होगा तो हम लिख लेंगे बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो Q0 की वजह से तो पॉइंट चार्ज है वो, तो S1 की यहाँ से चलना करो को बाहर तक देखा करो चार्ज, S1 मिला तो S1 की वजह से क्या होगा? S1 की वजह से वो पॉइंट क्या है? बाहर है, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। बाकी दोनों के लिए B पॉइंट अंदर है तो KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। A पॉइंट हो गया, B पॉइंट भी हो गया। C पॉइंट के लिए अब आप बताओ, C पॉइंट के लिए वो डिस्टेंस जो होगा R1 से भी ज़्यादा होगा, R2 से ज़्यादा होगा, R3 से कम होगा। EC डायरेक्ट लिखो अब, C पॉइंट पे पोटेंशियल अब आप डायरेक्ट बताओ मुझे। C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से तो KQ0/R² प्लस, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज ऑलरेडी है ही है, पॉइंट चार्ज की वजह से ही फॉर्मूला लगेगा। बाकी स्फीयर पॉइंट चार्ज तब बनता है जब वो बाहर जाते हो आप। C पॉइंट पे S1 भी पॉइंट चार्ज बन चुका है, S2 भी पॉइंट चार्ज बन चुका है, बाकी उसके अंदर है इसलिए जीरो। और आप मुझे बताओ VC कितना होगा? VC जो होगा पॉइंट चार्ज बन चुका है KQ0, S1 भी पॉइंट चार्ज बन चुका है, S2 भी पॉइंट चार्ज बन चुका है, प्लस S3 के अंदर है इसलिए कांस्टेंट। D पॉइंट के बारे में मुझे बताना है, तो D पॉइंट क्या है कि R1 हो चाहे R2 हो चाहे R3 सबसे बड़ा है इस डिस्टेंस। तब ED क्या होगा? ED D पॉइंट पे किसी भी सब पॉइंट चार्ज बन चुके हैं तो लिख लो, सबकी वजह से पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो। सब पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे। VD क्या होगा? सब पॉइंट चार्ज लगा दो, KQ0/R, KQ1/R, KQ2/R, KQ3/R हो गया। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबको लिखने तो आ गया है एटलीस्ट। इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन लिखना सीख लीजिएगा, क्योंकि यही में बस कला है। और नीट के बच्चों को मैं बता दूं, बस उनको यही सीखना ही है, इससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यही लिखना सीख लें। आपसे कभी मान लो बोल दे कल के दिन कि मुझे बताओ S3 बताओ, चलो S2 बताओ, S2 स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल बताओ। सरफेस का पोटेंशियल मतलब कोई एक पॉइंट, इसकी बात कर रहा था, इस पॉइंट के बारे में ज़रा बताओ। ये पॉइंट कितना दूर है Q0 से? R2 डिस्टेंस। S1 से कितना दूर है? तो S1 से दूरी का मतलब ये नहीं होता ये दूरी, हमेशा S1 का मतलब सेंटर से ही मेज़र किया जाता है कोई डिस्टेंस, KQ1/R2। इसके लिए क्या लिखोगे? तो उसके लिए तो वही होगा KQ2/R2 प्लस KQ3/R3, क्योंकि वो S3 के अंदर है वो पॉइंट। लिख लिया। किसी भी सरफेस का पोटेंशियल पूछ ले आपसे, किसी भी सरफेस का पोटेंशियल पूछ ले, वो भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये अब इसमें परफेक्शन आ चुका होगा सबको। तो ये टॉपिक अपना तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल।
एक स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कई बार हो जाता है जिसका इनर रेडियस आउटर रेडियस थिन नहीं थिक स्फेरिकल शेल हो ड्यू टू spherical shell of inner radius r1 and outer radius r2। जैसे कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइप ये बनता है क्वेश्चन का जिसमें कि कंडक्टिंग हो, ये कंडक्टिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्फेरिकल शेल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कंडक्टिंग, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर ये है कंडक्टिंग है और अगर इसको आपने चार्ज क्यू दे दिया तो आप बताओ क्या कर दिया आपने चार्ज क्यू दे दिया तो आपने बोल दिया कि भाई चार्ज क्यू दिया तो प्रॉपर्टी पढ़े वो कंडक्टर का कि कहाँ पे आ जाएगा वो आउटर सरफेस पे, कहाँ पे आ जाएगा आउटर सरफेस पे। इनर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे ये मटेरियल है ना, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो इसको तुरंत स्प्लिट कर दिया करो दो थिन स्फेरिकल शेल में, एक S1 और एक S2। यहाँ पे मटेरियल तो है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, इसलिए मटेरियल दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ब्रेक कर दिया करो 2 थिन स्फेरिकल शेल। टू थिन स्फेरिकल शेल के जैसा भी है, ब्रेक कर लिया करो अगर ऐसा कभी भी हो बीच में मटेरियल हो तो। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बोलो, अब देखो यहाँ पे चार्ज है तो ये तो क्वेश्चन बन गए, ये तो क्वेश्चन मैं आपको करा ही दिया था कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे ए पॉइंट पे, चाहे बाहर चाहे दो सबके बाहर, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता ही लोगे। जैसे सबके अंदर ई ए क्या होगा 0, ई बी क्या होगा 0, क्योंकि ए पॉइंट के लिए अंदर कुछ पॉइंट चार्ज तो रखा नहीं है 0, बी पॉइंट के लिए इसके बाहर तो है पॉइंट चार्ज, इसके लिए बनेगा लेकिन इस पर चार्ज ही नहीं है। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज बन जाएगा KQ/R²। अब ए पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है तो आप क्या कहते हो कि अंदर कोई चार्ज होता तब तो पॉइंट चार्ज लगाते हैं, तो ये 0 है। बी पॉइंट के लिए ये तो पॉइंट चार्ज बना, लेकिन ये पॉइंट चार्ज बना तो उसके लिए चार्ज तो उस पर होना चाहिए ना, तब तो लिखोगे, उस पर चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना, ये लिखने का तरीका अपने को क्लियर है। अगर मैं स्फेरिकल, अगर मैं ऐसा ना करूं, इसको चार्ज देने की बजाय मैं क्या कर दूं, एक चार्ज सेंटर पे रख दूं, एक चार्ज सेंटर पर रख दूं, तो क्या होगा? अब चार्ज सेंटर पे रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन पे, हर जगह के इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहेंगे, हर जगह के इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाहेंगे। बताओ भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर लग रहा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो फोर्स अंदर लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से आप खुद बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पे कोई फ्री ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगेगा तो वो उधर ही मूव करेगा। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जिधर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव करेंगे, सॉरी बाहर तो चार्ज नहीं है,
मैंने केवल सेंटर पे रखा है। मैंने कहाँ रखा है? सेंटर पे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा, ये अंदर वाला जो सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेंटर पे चार्ज Q0 रखा है और बाहर का मटेरियल जो है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। वो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस पे। तो मान लो इसको QI बोल दो, इसको -QI बोल दिया जाए। नेगेटिव आया, वो टोटल चार्ज जो आया इनर सरफेस पे वो -QI हो गया, बाहर चला गया QI। तो QI कितना है इसको पता कर लिया जाए। तो ये कौन सा रीज़न है? कंडक्टिंग रीजन। Hence electric field must be 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्की बात है 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, किसी भी पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, तो अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें किसी भी पॉइंट पे मुझे चार्ज पता करना है तो मैं गॉस थ्योरम के हेल्प से क्या करूँगा? एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। इंटीग्रल E.dA = Q_in/ε0। Q_in कितना है? तो अंदर, इसके अंदर चार्ज देखो कितना है? Q0 - QI/ε0 = 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे पूरे सरफेस पे। तो Q0 = कितना आ गया? QI। इसी को बोलते हैं हम लोग, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडक्शन की बात हम लोग क्या कहते हैं, इसकी वजह से तो पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज इन स्फेरिकल शेल। एक पॉइंट चार्ज मैंने रखा, ये चार्ज क्या हुआ? इंड्यूस हुआ, ये पॉइंट चार्ज की वजह से। इसी को कहते हैं इंडक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बिना फिजिकली टच किए हुए किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप करना, यही इंडक्शन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है ना? और वो भी कितना होगा? QI होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गया। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे तो किसी को कोई कष्ट होगा नहीं, ये पूरी बात। इसी को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब एक बात क्लियर हो गया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा। हमें ये भी पता है कि चार्ज जब भी दिया जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? वो इनर सरफेस, अगर सेंटर पे रख रहे हो तो आउटर इनर दोनों पे इंड्यूस होगा चार्ज। तो जैसे मान लो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि सेंटर पे चार्ज Q रख दिया, ये अब आप मुझे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये कंडक्टिंग है। तो थिन स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो A, B, C तीनों पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। अगर ऐसा है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी दो थिन स्फेरिकल शेल नहीं है, एक ही है
हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो इसको तुरंत आप ब्रेक कर लोगे किसमें, दो थिन स्फेरिकल शेल में। अब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका समझो। Q सेंटर पे रखा तो समझ में आया, अभी प्रूफ किया था कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंड्यूस नेगेटिव कराओ, तरीका समझो। -Q कितना होगा बराबर, ऊपर कितना चला जाएगा, जितना इंड्यूस इधर हुआ उतना इधर पॉजिटिव का। तो ये तीन, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। अब समझ में आया ये सभी को, तो माइनस, चलो इतना बनाने की ज़रूरत है, समझ में आ ही गया ये। अब ये ब्रेक कर लिया, टू थिन स्फेरिकल शेल, टू थिन स्फेरिकल शेल में हमने ब्रेक कर लिया। अब मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, किसी पॉइंट ए, किसी पॉइंट बी, किसी पॉइंट सी। तो ई ए लिखो जरा, बताओ ई ए क्या होगा। ई ए, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे लिखोगे। ए पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से KQ/R²। ए पॉइंट S1 के अंदर है 0, ए पॉइंट S2 के भी अंदर है 0। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे। तो इस चार्ज के लिए वेरिएबल डिस्टेंस KQ/R²। S1 के बाहर है तो उसके लिए भी पॉइंट चार्ज -KQ/R²। S2 के अंदर है इसलिए 0। देखो अल्टीमेटली बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 आना ही है किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो कंडक्टिंग रीजन है। वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, हमेशा 0 होगा। तो आ ही गया। लॉजिक लिखने का वही है जो पहला पढ़ा था आपने। सी पॉइंट पे लिखना होगा तो सी पॉइंट पे समझ में आ रहा है, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो KQ/R² पॉइंट चार्ज की वजह से, माइनस S1 की वजह से, प्लस आउटर सरफेस की वजह से, ओवरऑल आया KQ/R²। तो बात तो सही है ना, ओवरऑल तो एक ही पॉइंट चार्ज है ना, दूर जाओगे तो ओवरऑल एक ही पॉइंट चार्ज दिखेगा। वो तो इंडक्शन करा के आपने अलग 3 बना लिया, ठीक है ना। पोटेंशियल लिखना होगा तो जैसे ये लिखा वैसे पोटेंशियल, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। S1 के अंदर है तो -KQ/R1 कांस्टेंट होगा। S2 के भी अंदर है, KQ/R2 लिख लिया। बी पॉइंट का पोटेंशियल, कंडक्टिंग में पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट देखो नहीं है, वेरिएबल है, R स्मॉल r है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो ये पॉइंट, इस पॉइंट चार्ज से दूरी कितना होगा, KQ/r। S1 के भी बाहर है इसलिए भी KQ/r। S2 के अंदर है KQ/R2। ओवरऑल आया KQ/R2 जो कि कांस्टेंट आना भी था, बिना कांस्टेंट आए काम चल भी नहीं सकता। VC कितना होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल बोलो, तो पॉइंट चार्ज के जैसा होना चाहिए तो KQ/r माइनस KQ/r S1 की वजह से प्लस S2 की वजह से भी पॉइंट चार्ज, ओवरऑल एक पॉइंट चार्ज के जैसा आ गया नेट। तो मुझे तो लग रहा है कि सबको ये बात तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना। ये सब बच्चों हम लोग कर लिए। इसी प्रोसेस को देखो ज़रा, आपको एक बात समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं अगर चार्ज दे दूं, ये मटेरियल है कंडक्टिंग, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ये S1 है सरफेस, ये S2 सरफेस है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 रखा है। तो इस रीजन पे किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मस्ट बी 0। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू S1 प्लस E ड्यू टू Q1, ये भी तो 0 ही आएगा,
क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हो आप? ऐसे ही करते हो ना। ये Q1 तो ये माइनस Q1 और ये प्लस का Q1, ऐसे ही तो करते हो आप। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय आप कैसे लिखते हो? ये पॉइंट जो है P, Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/, कैसे लिखोगे? EP पॉइंट चार्ज की वजह से तो KQ1/r², इस S1 की वजह से माइनस KQ1/r²। हमेशा यही रहेगा ना, तो मतलब ये दोनों की वजह से मिला के इस पॉइंट पे तो जीरो हुआ ना, और इसकी वजह से तो जीरो है ही है। तो मैं कहूँ अगर ऐसा कभी हो रहा है P पॉइंट पे जीरो है तो ये दोनों की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वो जीरो होगा। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। अगर किसी एक्सटर्नल रीजन में, ये बात समझ में आ रहा है सबको? यानी आउटर सरफेस किसी भी रीजन को, ये रीजन जो है, ये रीजन this region is protected from external ये रीजन जो है एक्सटर्नल रीजन से पूर्णतः क्या है? प्रोटेक्टेड है। अब इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब ये पूरा रीजन, ये जो क्या काम कर रहा है कंडक्टिंग मटेरियल, कि बाहर कोई भी चार्ज जो हमसे कोई लेना देना ही, अंदर का ये रीज़न जो होगा, यहाँ पे बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्योंकि बाहर कुछ भी हो रहा हो, चार्ज रख दिया जाए, यहाँ पे चार्ज रख दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्पेस है। कंडक्टिंग स्पेस एक तरीके से बाइफरकेट कर देता है, दोनों को आइसोलेट कर देता है। ये रीजन और बाहर का पूरा दुनिया, ये रीजन और ये आइसोलेट करने के लिए है, और बाकी बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बहुत इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव डिवाइसेस जो होते हैं उसको रखने के लिए काम में आता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब बाहरी स्पेस से पूरी तरह से कट कर लेना इलेक्ट्रिकल। इसीलिए कहते हैं कि कार वगैरह में अगर आप जा रहे हो, कहीं लाइटनिंग हो रहा है, तो कार कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए लाइटनिंग हो रहा है तो कार के बाहर ना निकलो, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। कंडक्टिंग रीजन में अगर आप बैठे हो तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ तक की बात जो थी वो सभी को समझ में आ गया। यही इम्पोर्टेंट था जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बच्चों की मुझे ये बात समझ में आ गया था, मतलब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अंदर इंडिपेंडेंट है, आइसोलेट होने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा यूनिफॉर्म, लेकिन और बाहर भी यूनिफॉर्म होगा, अंदर जीरो होगा इतना रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इधर अंदर वाले को डिस्प्लेस कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रख दूँ,
लेकिन बाहर वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर वाला यूनिफॉर्म ही रहेगा। अंदर वाला भले से देखो आप सभी को ऐसे बन जाएगा, इस तरह से अंदर वाला भले हो जाए, लेकिन बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ लें जल्दी से। अब छोटे छोटे बहुत टॉपिक है, एकदम छोटे छोटे काम के बस बताने वाले, फॉर्मूले टाइप के। इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा अब मैं, अब बस बता देता हूँ आपको, लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूँगा सबको। अब जो टॉपिक है, ठीक है, वो जैसे हम बात करें अब के टॉपिक में, तो वो टॉपिक्स हैं कि जैसे अगर हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करें, कनेक्टिंग कंडक्टर्स। अगर आप दो कंडक्टर को कभी भी कनेक्ट करोगे बच्चों, ठीक है, तो अगर आप दो कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसी को मतलब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज कंडक्टर को, जैसे मतलब हम एक कंडक्टर ए है, जैसे ध्यान समझिएगा, ए एक कंडक्टर बी, इस पे चार्ज टोटल है कैपिटल Q1, इस पे चार्ज टोटल है कैपिटल Q2। डायरेक्ट टच कराओ या फिर वायर से कनेक्ट कराओ। अब क्या होगा आप लोग समझिएगा, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे चार्ज एक्सचेंज होने लगेगा। जैसे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, चार्ज एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है, जैसे ही आप कंडक्टर को क्लोज करोगे चार्ज एक्सचेंज मतलब शुरू हो जाएगा। कब तक होगा, टिल both the conductors will be at same potential। ये बात अपने को याद रखना चाहिए, कभी भी दो कंडक्टर को अगर आपने टच करा दिया फिजिकली या फिर वायर से कनेक्ट करा दिया तो वो तब तक चार्ज का एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, और वो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ऐसा होने पे हम लोग क्या कहते हैं, और एक बात, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, चार्ज विल रिमेन कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेंगे। तो आफ्टर क्लोजिंग क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज मान लो Q1 हो गया, इस पे चार्ज मान लो Q2 हो गया। क्या क्या कंडीशन है कि तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे, चार्ज कंजर्वेशन का, दूसरा इक्वेशन सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। पहला इक्वेशन क्या लिखोगे, चार्ज कंजर्व। चार्ज कंजर्व का मतलब इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज ओवरऑल पूरे का। दूसरा इक्वेशन लिखोगे, ये फाइनली कब रुक जाएगा, जिस समय दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा कि
के क्यू वन बाई आर ए इज इक्वल टू के क्यू टू बाई आर बी। दो इक्वेशन रहेंगे और दो इक्वेशन से हमेशा आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब इस पे बच्चों क्या आप, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है। अब एक फर्जी एग्जांपल करा दें। इसका रेडियस 3r है, इसका रेडियस r है, इसमें चार्ज q0 है, इसमें चार्ज 2q0 है। फाइंड फाइनल चार्जेस। चलो ठीक है, फाइनली दोनों को कनेक्ट करने के बाद इस पे चार्ज q1 हो गया, इस पे चार्ज q2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 q1 प्लस q2 इक्वल टू 3q0। इसके लिए क्या लिखोगे, के q1 बाई r इक्वल टू के q2 बाई 3r। यानी यहाँ से सॉल्व कर लिया तो q2 इक्वल टू 3q1, ये यहाँ पे रख दिया तो q2 की जगह 3q1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 4q1 इक्वल टू 3q0। q1 की वैल्यू आ गया 3q0 बाई 4 और q2 की वैल्यू आ गया 9q0 बाई 4। ये फाइनल आंसर हो गया। टोटल चार्ज देखो, ऐड करोगे 9 3 12 3q0 ही आया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग को ये कनेक्ट करने के बाद आया अगला टॉपिक। ये बस छोटा सा ही था, हो गया, दो कंडक्टर को कनेक्ट करना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट भी है, अर्थिंग। क्या बात करना है अपने को, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, जैसे अर्थिंग क्या होता है, हम इसकी बात करें। जैसे बोले कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अर्थ के बारे में समझ लो थोड़ा सा। अर्थ इज considered as very large conductor। अर्थ को एक बहुत बड़ा कंडक्टर माना गया है। मतलब जिसका रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। मतलब अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है कि उसका मतलब अर्थ को आप क्या मानोगे, एक इनफाइनेटली लार्ज रेडियस एक तरीके से ना। हम लोग के कंडक्टर पढ़ने वाले टॉपिक में अर्थ तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, कंडक्टर है, उसका खुद का पोटेंशियल। अगर आप कोई चार्ज दोगे, अगर हम कोई चार्ज दे रहे हैं, अगर हम चार्ज दे रहे हैं, इफ सम चार्ज इज गिवन टू द अर्थ, इट्स पोटेंशियल will change by negligible factor। given to the earth, then its potential will change by negligible factor। अरे भाई कुछ चार्ज क्यों दिया, अगर आपने अर्थ को क्यू चार्ज दे दिया तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना चेंज हो जाएगा,
चेंज इन पोटेंशियल के क्यू बाई आर ई, और ये लगभग क्या होता है 0। और एक पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी 0। पोटेंशियल अर्थ का क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा रेडियस है कि 2-4 कूलम 5 कूलम से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, वो लगभग 0 रहेगा, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि इसका पोटेंशियल कभी चेंज भी नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये अर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई हमारी, दुरुस्त जानकारी रहेगी। अब अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब क्या होता है। अर्थिंग का मतलब हम बोलते हैं अर्थ कर दो किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब होता है कि उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। अर्थिंग मीन्स क्या होता है, कनेक्टिंग विथ अर्थ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसको अर्थ करने का मतलब क्या हुआ, इसको अर्थ करने का मतलब हुआ कि इसको इससे जोड़ दो, ठीक है, अर्थ से। अब जोड़ दोगे तो क्या होगा, इसके पास अगर कोई चार्ज रहा होगा तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी 0 बिकॉज पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। और यही क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता। अर्थिंग का सिंबल है कि कभी अर्थ से कनेक्ट करने के लिए अर्थ को कभी दिखाओगे नहीं, आप इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा दोगे, ये अर्थिंग है, ठीक है ना। फाइनल पोटेंशियल इसका क्या होगा, VA 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कब तक फ्लो होता है, किसी दो कंडक्टर को कनेक्ट करना हो गया, और कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और अर्थ का पोटेंशियल कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए अर्थिंग का मतलब समझ में आ गया। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल क्या होगा, 0। एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए अर्थिंग पे। जैसे मैं बोल दूं कि बच्चों एक इस R रेडियस है और इसके रेडियस से कुछ x दूरी पे एक पॉइंट चार्ज है Q0, ठीक है, इस पे भी चार्ज है Q0। ये एमीटर है, चलो एमीटर रहने दो, अभी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच S आफ्टर क्लोजिंग। ठीक है बच्चों, तो क्लोज करने के बाद चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना है, सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इस कंडक्टर पर स्फीयर पे इनिशियल चार्ज कितना है, Q इनिशियल, स्फीयर पे कितना है, वो Q0 है। आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा, ये अर्थ कर दिया गया, इस पे चार्ज मान लो बन गया Q1, और यहाँ पे तो चार्ज Q0 रखा ही है, ये फिक्स्ड है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है x। तो
इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ये कनेक्टेड किससे है, सरफेस से, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर मस्ट बी जीरो। तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर लिखो जरा। तो स्फीयर का पोटेंशियल लिखने जाओगे तो एक तो खुद Q1 चार्ज इस समय बोले हो, तो K Q1/R, और इस वाले पॉइंट की वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको पता होगा, मैं कंडक्टर पढ़ा रहा बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिखते हैं तो वही पोटेंशियल देखा जाता है। इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा यहाँ का वही यहाँ का भी होगा, क्योंकि सबका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ का देख लो, तो K Q0/X, तो Q1 की वैल्यू आ गया -R/X Q0। तो फाइनल चार्ज, टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो फ्लोन चार्ज कितना होगा, चार्ज फ्लोन मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल। फाइनल चार्ज कितना है, -R/X Q0 माइनस इनिशियल चार्ज कितना है, Q0। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे प्रॉब्लम बच्चों आपको मिलेगा तो आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब बच्चों हम बात करते हैं, अर्थिंग भी हो गया अपना और यहाँ तक हो गया। अब अर्थिंग के बाद हम लोग बात करते हैं सेल्फ एनर्जी। एक टर्म है जिसमें हम लोग कहते हैं सेल्फ एनर्जी या फिर फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी, फील्ड एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया जाए तो कुछ समय बाद उसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियली जीरो, लेकिन बाद में कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजेस सम एनर्जी इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजेस सम एनर्जी इन द रीजन which is called field energy. Electric field possesses some energy in the region called field energy. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी होगा। एक तरीके से समझा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो वो चार्ज कोई भी हो उसको एक्सेलरेट करा सकता है, उसके पास एनर्जी दे सकता है। तो यानी वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी है तो वो एनर्जी का सोर्स है एक तरीके से। देखो, अगर कहीं फील्ड है
एक जैसे ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर हम यहाँ पे चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दें एट रेस्ट, आफ्टर सम टाइम it have some kinetic energy। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड implies, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना जानता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क को क्या कह सकते हैं, एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क सिंपली क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो हम देखो, हमने पढ़ा है दो टाइप के स्फीयर। इसको बोलते हैं हम लोग ना, फील्ड एनर्जी को सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी।